बल चलो, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। कल का रिवाइज करवा दे रहा हूं एक बार, उसके बाद पूछूंगा, ठीक है। सब लोग इधर देखेंगे, पढ़ मत, सब लोग इधर देखेंगे। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है? एक डिवाइस है जो क्या करता है, करंट को मेजर कर देता है। एक इजी और सेंसिटिव डिवाइस है जो कि क्या मेजर करता है, करंट को मेजर करता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, आगे देखेंगे और, ठीक है। गैल्वेनोमीटर क्या है, क्या करता है गैल्वेनोमीटर? इट इज अ easy and simple device which is used to measure the current in the circuit. Sandeep, what is galvanometer? Galvanometer is a device, easy and simple device which is used to measure the current in the circuit. What is galvanometer? उसको मेजर करता है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? गैल्वेनोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, कल बताया था। यदि कोई एक, ये रहा, इस प्रिंसिपल पे काम करता है। यदि एक लूप है, करंट कैरिंग लूप को मैं मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करूं तो इस लूप के ऊपर क्या लगेगा, डिफ्लेक्शन टॉर्क लगेगा। डिफ्लेक्शन टॉर्क लगेगा और ये लूप क्या हो जाएगा, रोटेट कर जाएगा। इस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो इस प्रिंसिपल को अगर अंग्रेजी में पढ़ोगे तो क्या होगा, व्हेन अ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कॉइल, कॉइल कहां रखी है, इन मैग्नेटिक फील्ड, देन क्या लगेगा, अ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्ट्स ऑन द कॉइल, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, कितनी टॉर्क लगेगी, NAIB cos थीटा। याद है? अरे याद है, थीटा क्या होता था, एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। यदि एक करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करूंगा तो उसके ऊपर क्या लगेगा, एक टॉर्क लगेगा, और टॉर्क की जितना करंट ज्यादा होगा उतना टॉर्क ज्यादा होगा, ठीक है भाई संदीप। तो ये इसका प्रिंसिपल है, कल बताया था, रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक है। सो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर? क्या प्रिंसिपल है भाई, बता। व्हेन अ करंट फ्लोज in a coil placed in a magnetic field, it will experience a deflecting torque whose magnitude will increase with the current. अरे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या? What is the principle of a moving coil galvanometer? बताओ भाई अभिषेक। कॉइल करंट कैरिंग कॉइल, हाँ, टॉर्क करंट जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा टॉर्क लगेगी, ठीक है भाई। ये इसका प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। संदीप, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर? हाँ, करंट कैरिंग कॉइल को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा तो उसके ऊपर टॉर्क लगेगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, और जितना ज़्यादा करंट होगा कॉइल में उतना ज़्यादा टॉर्क होगा, ठीक है भाई। अब इसकी कंस्ट्रक्शन बताई थी, कैसे बनता है ये, क्या क्या होता है इसके अंदर। एक कॉइल होती है, किसके ऊपर लपेटी हुई है, ये सॉफ्ट, ये सिलेंडर है। सिलेंडर मतलब सॉफ्ट, किसका बना है ये सिलेंडर, सॉफ्ट आयरन का बना हुआ है। इसके ऊपर क्या लपेटी है, कॉइल लपेटी हुई है, ठीक है। तो ये रहा पहला पॉइंट। इट कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर और सर्कुलर कॉइल बाय लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, थिन इंसुलेटेड वायर ऑन अ सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। सॉफ्ट आयरन कोर पे लपेट दिए। वाइंडिंग मतलब लपेट, वाइंडिंग गिरी गई है, नहीं। बी वाला तो वो होता है बाइंड करना, मतलब चिपकाना। वाइंडिंग नहीं, इसके अंदर कॉपर की वाइंडिंग है, वाइंडिंग थुक गई इसकी पंखे की वाइंडिंग। हाँ, क्या मेड थिन लिखा है, थिन। अब ये इसमें प्रोजेक्टर में क्लियर नहीं हो रहा, पीडीएफ में क्लियर है, ठीक है। अब ये वाली जो कॉइल थी
ये क्या कर सकती है, फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस। ठीक है भाई। और क्या था, ये जो कॉइल है कहाँ रखी हुई है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई थी, कल बताया था। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है, विद द हेल्प ऑफ कॉनकेव शेप्ड नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। याद है, अरे याद आ रहा है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। और जो नीचे जो सॉफ्ट आयरन कोर क्यों ले रहे हैं भाई, सॉफ्ट आयरन कोर क्यों लेते थे, क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर की परमेबिलिटी ज्यादा होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट करती है, तो मैग्नेटिक फील्ड और रेडियल हो जाती है। ठीक है, गॉट इट, बहुत बढ़िया। अब इसकी वर्किंग देखेंगे, वर्किंग में क्या थी भाई, कहां गया ये रहा, एक स्प्रिंग भी होती है, स्प्रिंग होती है, कौन सी स्प्रिंग, कौन सी स्प्रिंग है ये, टॉर्शन स्प्रिंग, टॉर्शन स्प्रिंग, टॉर्शन स्प्रिंग। अब इसकी वर्किंग, हाँ ये इसने लग क्लियर और हो जाएगा ये। ये 2D फिगर है, ये 3D फिगर है। ये जो स्प्रिंग है ऐसे शो करी गई है, ठीक है। यहाँ से करंट आता है स्प्रिंग से और कॉइल में होते हुए यहाँ से करंट निकल जाता है, ठीक है। ठीक, चलो भाई, तो स्प्रिंग होती है टॉर्शन स्प्रिंग। अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल भाई संदीप, जैसी करंट फ्लो कर जाएगा कॉइल के अंदर, कॉइल के ऊपर क्या लग जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड तो है ही। अरे नॉर्थ पोल और साउथ पोल की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये रही मैग्नेटिक फील्ड, ये रही मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये कैसी मैग्नेटिक फील्ड है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड से हो क्या रहा है, फायदा क्या है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड से, जो टॉर्क होता है वो कितना होता है, BINA cos थीटा। थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन दी मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ दी कॉइल। यहाँ पर देखो कॉइल का प्लेन ये रहा और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। 0 एंगल होने से क्या हो गया, टॉर्क कैसी हो गई, मैक्सिमम टॉर्क हो गई। इस वजह से रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ले ली। अब जैसी बेटा करंट फ्लो करेगा इसके अंदर करंट फ्लो करेगा तो कितनी इस पर टॉर्क लगेगी, कॉइल पे टॉर्क लगेगी, कितनी लगेगी टॉर्क, बी ना, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, बी ना टॉर्क लग गई। ये कौन सी टॉर्क है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है। ये घूमने लगेगा एक पॉइंट। अच्छा, ये स्प्रिंग लग रही है, स्प्रिंग इसको अपोजिट टॉर्क लगाएगी, स्प्रिंग इस सिलेंडर के ऊपर अपोजिट टॉर्क लगाएगी, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है किसके बराबर हो जाएगी, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है किसके बराबर हो जाएगी, स्प्रिंग की टॉर्क, यानी कि रीस्टोरिंग टॉर्क। ये रीस्टोरिंग टॉर्क, स्प्रिंग की टॉर्क कौन सी, रीस्टोरिंग टॉर्क है, ये वाली डिफ्लेक्टिंग टॉर्क यानी कि ये वाली टॉर्क है, ठीक है। बताया था कल, समझ आ रहा है, याद आ रहा है, अरे याद आ रहा है। इस कॉइल के ऊपर ये रही कॉइल, ये कॉइल के ऊपर टॉर्क लगती जाएगी, टॉर्क लगती जाएगी। जैसे इस कॉइल में करंट फ्लो करने लगेगा, इस पर टॉर्क लगने लगेगी, डिफ्लेक्शन टॉर्क लगने लगेगी, ये रहा टॉर्क लगने। अब जैसे ये रोटेट करेगी, स्प्रिंग इसको वापस अपनी पोजीशन पे लाना पड़ेगा, इस पर लाने की कोशिश करेगा और इसके ऊपर अपोजिट टॉर्क लगाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो टॉर्क कम होगा। जैसे जैसे ये कॉइल आगे बढ़ती जाएगी, स्प्रिंग का टॉर्क बढ़ता जाएगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा ये दोनों बराबर हो जाएंगे और उस पॉइंट पे जो मेरी कॉइल है वो रुक जाएगी, इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, ठीक है। समझ गया, समझ गया। स्प्रिंग जैसे बेटा इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो करेगा, ये रोटेट करने लगेगी, संदीप जैसे इस कॉइल में करंट फ्लो करेगा, ये कॉइल रोटेट करने लगेगी, स्प्रिंग इसको वापस इस तरफ टॉर्क लगा रही होगी, करंट की वजह से ये ऐसे घूमने की कोशिश कर रहा होगा और स्प्रिंग इसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रही होगी।
ऐसे घुमाने की कोशिश कर रही होगी, लेकिन स्प्रिंग का टॉर्क कम है। धीरे धीरे जितना ज़्यादा ऐसे रोटेट होगी स्प्रिंग का टॉर्क उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा स्प्रिंग का टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बराबर हो जाएगा और ये कॉइल रुक जाएगी। नहीं आई बात समझ में? आ गई? आ गई? ठीक है भाई। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क बराबर हो जाएंगे। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना होता है? v ना होता है। रिस्टोरिंग टॉर्क कितना होता है? k टाइम्स ऑफ दी फाई होता है। फाई क्या होता है? कितना एंगल घूमी है, यानी कि एंगल ऑफ ट्विस्ट। और k क्या होता है? जो स्प्रिंग लगी है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट। यहाँ से करंट की वैल्यू, यहाँ से करंट की वैल्यू कितनी आई? यहाँ से करंट की वैल्यू आई, ये सब नीचे पहुँच गया k/bna टाइम्स ऑफ फाई। ठीक है, तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, तो हमें कैसा स्केल मिल जाएगा? लीनियर स्केल मिल गया, वो बहुत अच्छी बात है। और k/bna क्या है? k/bna इज नोन एज दी गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट हो गया रिवाइज? ठीक है, ठीक है। तो व्हाट इज करंट? करंट कितना आया? करंट कितना आया? k/bna टाइम्स ऑफ फाई। और ये क्या चीज है? दैट इज दी G। G मतलब गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ठीक है, यहां तक की बात हो गई थी, यहां तक की बात हो गई थी। अच्छा, उससे पहले एक चीज और कराई थी मैंने, ये वाली चीज। उससे पहले ये और कराया था, याद है? क्या कराया था? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप on the at any point on the axis of the loop। ठीक है, कराया था, याद है? कितना फॉर्मूला आया था? μ0/4 पाई 2 पाई आई एन आर स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर की पावर 3/2। कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द कॉइल, एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर वी नीड टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, x हो गया डिस्टेंस सेंटर से p पॉइंट का, तो फॉर्मूला ये आता है। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? p पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी? इतनी आएगी। डायरेक्शन कैसे निकालते थे? राइट हैंड रूल से। करंट कैसे फ्लो कर रहा है? ऐसे फ्लो कर रहा है, यानी कि ऐसे फ्लो कर रहा है। ये वाला डॉटेड साइड मतलब ये कॉइल के अंदर है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रही है? उस तरफ आ रही है, ये इसकी डायरेक्शन। ठीक है, बाहर की तरफ नहीं है। ये कॉइल कैसी है? ये कॉइल ऐसे पड़ी है बेटा, तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है इसमें। ये वाली जो साइड है, ये बाहर वाली साइड है, ये डॉटेड वाली साइड है, ये अंदर वाली साइड है। तो करंट बाहर की तरफ है ना, करंट ऐसे है भाई, तो फिंगर को ऐसे घुमा। नहीं है बात समझ? कड़ा दे, कड़ा। ये रहा बेटा, ये रही कॉइल, देख इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। मैंने इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया, ऐसे नज़र आ रही है कॉइल, ऐसे तो फिंगर्स को करंट की तरफ घुमा, उल्टा हाथ मतलब हाँ सीधा हाथ लेंगे, घुमा घुमा ऐसे 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 करके घुमा। अरे अंदर की तरफ क्यों आ रही है? ऐसे घुमाना, ऐसे करके फिंगर्स को इसकी तरफ। हाँ हाँ, किधर आ रही है? अंदर नहीं, इधर आ रही है, तो इधर ही तो बनाइए बी, बी इधर ही तो बनाइए। ठीक है, क्लियर है? अब एक क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, मैं लास्ट टाइम भूल गया था कराना। ये क्वेश्चन करेंगे अपनी रफ कॉपी में, जल्दी मैं समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगा, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करेंगे सॉल्व। दो आइडेंटिकल सर्कुलर लूप है। आइडेंटिकल मतलब है संदीप, इसका क्या मतलब है आइडेंटिकल का? एक जैसे। दो आइडेंटिकल लूप है सर्कुलर, ठीक, मार्क्ड 1 and 2, ठीक है। कैरिंग इक्वल करंट्स, उसमें करंट कैसी है? दोनों में इक्वल है। कैसे प्लेस्ड है? विद देयर ज्योमेट्रिकल एक्सिस परपेंडिकुलर, मतलब एस शोन इन फिगर, मतलब ऐसे रखे हुए हैं। एक कॉइल ऐसी है और दूसरी कॉइल ऐसी है, दोनों कैसी है? आइडेंटिकल है। दोनों की एक्सिस कैसी है? परपेंडिकुलर। इसकी एक्सिस ये रही, इसकी एक्सिस ये रही। आइडेंटिकल है तो इसकी रेडियस और इसकी रेडियस बराबर है, दोनों में करंट भी कितनी है? बराबर है, आई इसमें आई इसमें, ठीक है। आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ, मतलब इस पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है।
ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ट्राई करेंगे, 2 मिनट दे रहा हूँ। ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। X is the distance of the point O from the center of the coil। पानी की बोतल कहाँ है? मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? अभी बताया था, कितना होता है? हाँ, 2 पाई आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 एन हो जाता है अगर एन टर्म्स है। यहाँ पर एक ही है तो एन की वैल्यू 1 है। ठीक है। तो इस वाली कॉइल में करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? ओ पॉइंट पर। ऐसे है ना करंट ऐसे है कि अब ऐसे है करंट। अरे करंट ऐसे है ना, अरे बाहर से अंदर जा रहा है ना, तो ऐसे है। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर होगी? इस वाली कॉइल की वजह से इस तरफ होगी, राइट हैंड रूल की वजह से। ठीक है। ये 1 कॉइल है, ये 2 कॉइल है। ठीक है। कितनी होगी बी इसकी वजह से, B1 की वजह से कितनी होगी? अरे ये वाला फॉर्मूला लगाओ, B1 की वजह से कितनी होगी? आते नहीं पीछे, कितनी होगी B1 की वजह से? 2 पाई आई। इसमें करंट कितना है? कैपिटल आई। इसकी रेडियस कितनी है? आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितनी है ओ पॉइंट से सेंटर से? x है तो एक्स स्क्वायर प्लस आर, मतलब रेडियस कितनी है इसकी? आर, ये रही आर रेडियस। ठीक है। आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है। डायरेक्शन कैसे आई? इस तरफ आई, दिस इज B1। क्लियर है? अरे क्लियर है। B2 कितनी आएगी? B2 कितनी आएगी? सेम है ना, आइडेंटिकल कॉइल है। इसकी रेडियस कितनी है कॉइल की? आर है। इस यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? एक्स है। करंट कितना है? आई है। डायरेक्शन करंट की ऐसे है। इसका मतलब ऊपर की तरफ आएगी। इसका मतलब B2 किधर आएगी? ऊपर की तरफ। और B2 कितनी होगी? B1 के बराबर ही होगी। क्यों? क्योंकि रेडियस सेम है, एक्स सेम है, करंट सेम है। ठीक है, फॉर्मूला ये रहा। ठीक है। तो B2 बराबर B1 होगा, है ना? सही है? ठीक है भाई। आंसर को कॉपी में नोट कर लेना, अभी रफ कॉपी में नोट कर लेना, घर पे जाके क्वेश्चन उतार के फिर ये वाला आंसर लिख लेना। ठीक, चलो अब नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी? B2 इधर है, B1 इधर है। इसको देखता रहियो ना, सॉरी, B1 इधर है और B2 इधर है और दोनों बराबर है। लेट्स से B मान लिया सबको, तो B इधर है और B इधर है। अरे ठीक है, ये बंद हो जाएगी, देखता रहियो, है ना? हाँ, स्टोरेज फुल हो जाएगी इसके भी। ठीक, सही है। अरे B1 कितनी है? इधर है B1 और B2 इधर है। दोनों एक ही है तो दोनों B है, तो ये B है और ये B है। ठीक है, तो नेट कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी नेट, B नेट। अरे B नेट आ गई। B नेट का फॉर्मूला क्या होगा? अंडर रूट ऑफ ये वाला स्क्वायर प्लस
ये वाला स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर, तो बी रूट 2 आ गया। अरे बी रूट 2 आ गया, और बी कितना, यही तो b1 और b सब एक ही है, तो आंसर कितना हो गया, रूट 2 टाइम्स हो गया ये, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 रूट 2 पाई आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, दैट इज बी नेट। गॉट इट? ठीक है भाई, ये नोट कर लो, ये इसका आंसर हो गया। डायरेक्शन भी बतानी है, डायरेक्शन भी बतानी है। नेट मैग्नेटिक फील्ड बोला है ना, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन भी बतानी है इसकी। डायरेक्शन कैसे, डायरेक्शन किधर आ रही है, हैं? इधर की तरफ जा रही है ना। अरे बी नेट इधर है ना, हाँ तो ये वाला एंगल बता दो कितना होगा, 45 हो गया ना। क्यों हो गया 45? क्योंकि इसके बाद यहाँ लिख लेना ऊपर, इसके बाद ऊपर लिख लेना, ठीक। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यानी कि ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस कितनी है b, और नीचे कितना है, ये बेस कितना है, ये भी कितना है b, तो यानी कि 1, तो थीटा कितना हो गया 45 डिग्री। कहाँ से, फ्रॉम, ये वाली कौन सी है, b1 है ना ये, और ये b2 है, तो फ्रॉम b1। अरे आई बात समझ, अरे आई बात समझ, अरे क्लियर है? अभिषेक अगला सवाल करेंगे, समझ गया अनुष्का? क्लियर है, सिंपल है, नोट कर लिया? अरे बातें मत कर भाई, नोट कर लिया? मत देगा, मेरे को खत्म करनी है आज मैग्नेटिज्म। क्या मैं बाद में देखूँ क्लास के बाद, यार क्लास के बाद पूरी सुनूंगा तेरी बात, टेंशन मत ले। क्या चीज़ है, क्लास के बाद देंगे यार, क्या चीज़ है? वाह, इतने बड़े क्रिएटर हो गए सर, आपको ये नहीं पता ये क्या होता है? ये सर वेरीफाई, मुझे मालूम है क्या होता है, क्या होता है मुझे मालूम है, तेरी गूगल एडसेंस मुझे पता है क्या होता है। सर मेरे पे दो हैं। किससे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, समझ ही नहीं आया। हाँ भाई मुझे नहीं पता, इतना बड़ा हो गया क्रिएटर हो गया, मुझे नहीं पता, तमीज़ ही नहीं है। ये वाला करेंगे सवाल, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। क्वेश्चन समझा देता हूं एक बार। दो कोएक्सियल सर्कुलर लूप है, कोएक्सियल मतलब दोनों की एक्सिस सेम है, सर्कुलर लूप है। एक है लूप L1, एक है लूप L2, ठीक है। दिस इज L1, दिस इज L2, ठीक है, दो लूप हैं ये रहे। हैविंग रेडियाई 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस है दैट इज 3 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। आर प्लेस्ड एज शोन, ये फिगर गिवन है, बहुत अच्छी बात है। व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द लूप 2। लूप 2 में करंट की डायरेक्शन और करंट बताना है, मैग्नीट्यूड कितना है, सो दैट द नेट फील्ड एट पॉइंट O इज 0। O इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट O। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होनी चाहिए, और इसकी सेंटर से ये वाली जो डिस्टेंस है दैट इज 4 सेंटीमीटर, एंड ये वाली जो डिस्टेंस है दैट इज 3 सेंटीमीटर। और इसमें जो करंट है दैट इज I1 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। इस वाली जो लूप है इसमें करंट 1 एम्पियर है,
इसमें करंट बताना है और करंट की डायरेक्शन बतानी है इस वाली कॉइल में, जिससे कि O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से और इसकी वजह से जीरो हो जाए, L1 और L2 की वजह से जीरो हो जाए। तू गधा है, I2 तो निकालना है बेवकूफ। ट्राई करेंगे, 2 मिनट दे रहा हूं। समझाऊं कैसे करना है, हिंट दूं? आ गया, समझ गए? वेरी गुड। आंसर बताइए जल्दी फटाफट। हाँ, सॉल्यूशन नोट कर लेना कॉपी में। हाँ। I2 बताना मेरे को कितना आएगा। फॉर्मूला नहीं याद तेरे को? अभी बताया, दोबारा फॉर्मूला क्यों नहीं याद? अभी बताया है, क्या है फॉर्मूला? तो ये दिख नहीं रहा है, इसका रेडियस 3 है, इसका रेडियस 4 है। आया किसी का? अरे आया किसी का? सही कर रही है, देख आंसर क्या है। B1 कितनी आ रही है? ठीक है ठीक है, करो करो। अभिषेक कैसा है, क्या आ नहीं रहा? बिल्कुल सही है यार, बिल्कुल सही कर रहा। R1 R2 अलग अलग है। हाँ सही लिख दिया। हाँ तो 3 प्लस आएगा, मल्टीप्लाई थोड़ी है, R स्क्वायर है प्लस स्क्वायर है, तो ये तो कट ही गया ना, ये सब सेम है, नीचे ब्रैकेट तो कट ही गया। ये बचा फिर इधर 4i होगा ना यहाँ, 4i। 4i। हाँ तो कितना आ गया, 3/4 आ गया। भाई ये तो कट ही गया ना नीचे का, ये I2 है तो 3/4। 3/4 इज द राइट आंसर। व्हाट इज द डायरेक्शन? डायरेक्शन क्या होगी इसमें? एरो एरो तो छोड़ो, तुम बताओ। देखो इसमें जो करंट है वो, इसमें जो करंट है वो ऐसे फ्लो कर रहा है, इसका मतलब बाहर आ रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा है, यानी कि ऊपर से बाहर आ रहा है, यानी कि मैं देखूँ तो ये क्लॉकवाइज है, तो डायरेक्शन ऐसे करूँगा फिंगर्स को तो इधर है। तो B1 है जो O पॉइंट पर जो है वो B1 है, इधर है। B1 किसकी वजह से? इसकी वजह से, ठीक है, L1 की वजह से। तो B2 किधर होना चाहिए? B2 किधर होना चाहिए सो दैट O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाए? B2 ऐसे होना चाहिए और इसी के बराबर होना चाहिए।
अरे B2 B1 के बराबर होना चाहिए और इसके अपोजिट होना चाहिए। अपोजिट होना चाहिए तो इसका मतलब इसमें करंट कैसे होनी चाहिए, इसमें करंट ऐसे होनी चाहिए, इसमें करंट ऐसे होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, इसका मतलब ऐसे होनी चाहिए I2 ऐसे होनी चाहिए। गॉट इट? अंदर से बाहर से अंदर, बाहर से अंदर। समझ आ रही है बात? तभी तो इसकी वजह से करंट इधर आएगा, B2 इधर आएगा, B2 बराबर B1 होनी चाहिए, तभी तो O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी। सही बात है? तो B2 बराबर B1 होनी चाहिए, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड एट O इज 0 होगी। B2 फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई 2 की वजह से I मतलब I2 रेडियस ऑफ 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x कितना है, x कितना है, यहाँ से सेंटर की दूरी 3 प्लस R2 कितना है, R2 मतलब 4, तो ये होगा 4 का स्क्वायर और ये कितना है 4 का स्क्वायर की पावर 3/2 बराबर B1 कितना है, R स्क्वायर नहीं आता, शायद R आता है ना, R स्क्वायर, ठीक है। तो B1 कितना है, B1 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई B1 2 पाई I1 कितना है 1, I1 कितना है 1 इंटू R1 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x कितना है 4 का स्क्वायर प्लस R कितना है इसका 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसकी पावर 3/2। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई गया, 2 पाई से 2 पाई गया, डिनोमिनेटर इन दोनों का सेम है तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर गया, अरे सेम है ना ये, तो बचा क्या 16I2 बराबर 9 बचा। तो I2 की वैल्यू कितनी आई 9/16, ये आ रहा है भाई, 3/4 नहीं आ रहा, 9/16 है, 3/4 नहीं आएगा, स्क्वायर आ गया तेरा था, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जिसका ये 9/16 आ रहा है इज द राइट आंसर। डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, दिस इज द डायरेक्शन I2। कैपिटल बना लो ना, कैपिटल बनाया तो कैपिटल बना लेना। समझ गए, समझ गए, समझ गए, हटा दूं, हटा दूं, PDF शेयर कर दूंगा, क्वेश्चन के नीचे लिख लेना सॉल्यूशन। चलिए अब बात करते हैं सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। सेंसिटिविटी क्या होता है भाई, पहले भी बता चुका हूं। एक लड़का है, बता चुका हूं, अगर इस लड़के को मैं हल्का सा ऐसे करूं टच और ये इतने में ही रो जाए तो ये लड़का कैसा है, बहुत सेंसिटिव है। ऐसी बेटा अगर गैल्वेनोमीटर में, अगर गैल्वेनोमीटर में स्मॉल करंट जाए और इसमें डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर इज सेंसिटिव, ठीक है, बता चुका हूँ, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव कब होगा, जब उसमें स्मॉल, जब शोज लार्ज डिफ्लेक्शन ऑन फ्लोइंग अ स्मॉल करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर मेरा सेंसिटिव है, सिंपल। गैल्वेनोमीटर इस कब होगा सेंसिटिव, व्हाट डू मीन बाय द सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर? संदीप, what do you mean by the sensitivity of the galvanometer? आरुष,
और ऑन फ्लोइंग स्मॉल अमाउंट ऑफ द करंट, स्मॉल करंट जाए और यदि उसमें डिफ्लेक्शन ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए तो इसका मतलब गैल्वेनोमीटर क्या है, सेंसिटिव है। गैल्वेनोमीटर क्या है, सेंसिटिव है। दो टाइप की सेंसिटिविटी होती है, इधर ध्यान दे ले, बातें कर रहा है बस सीट पे बैठ के, अब कुछ बता पाता नहीं है। दो टाइप की सेंसिटिविटी होती हैं, कौन कौन सी, करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव कब होगा, कब होगा, कब होगा, then it will show the large amount of deflection. करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, करंट सेंसिटिविटी होती है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, दैट इज द करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। व्हाट इज डिफ्लेक्शन करंट सेंसिटिविटी, हाँ हाँ संदीप, व्हाट इज करंट सेंसिटिविटी, हाँ डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं IS से। इसकी यूनिट क्या होगी करंट सेंसिटिविटी की, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट है तो डिफ्लेक्शन मतलब डिफ्लेक्शन किस में आ रहा है, ये फाई क्या था, एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट था, तो एंगल की यूनिट SI रेडियन, और नीचे क्या है, तो रेडियन पर एम्पियर या फिर डिवीजन पर एम्पियर, ठीक है। तो व्हाट इज करंट सेंसिटिविटी, व्हाट इज करंट सेंसिटिविटी, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगी, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगी, डिफ्लेक्शन पर यूनिट, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस दी एंड्स ऑफ दी, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या आएगा, फाई अपॉन वी, गॉट इट। इसकी यूनिट क्या होगी, रेडियन ऊपर वाले की, नीचे वाले की वोल्टेज, तो रेडियन पर वोल्ट या फिर डिवीजन पर वोल्ट, ठीक है। मुझे मारना चाहिए दीवार में, तू मार रहा, ठीक है। कितने टाइप की सेंसिटिविटी होती हैं, कौन कौन सी, हाँ वोल्टेज सेंसिटिव, बहुत बढ़िया। अब करंट सेंसिटिविटी के ऐसा यूनिट क्या होती है, करंट सेंसिटिविटी की ऐसा यूनिट रेडियन पर एम्पियर, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो, तो अभी हमने देखा था, जब हमने गैल्वेनोमीटर पढ़ा था तो हमने देखा था I डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो किसके बराबर हो जाती थी, रीस्टोरिंग टॉर्क के एट इक्विलिब्रियम, तब जाके कॉइल क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाती थी। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितनी होती थी, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितनी होती थी, बीना, और रिस्टोरिंग टॉर्क K5। तो I क्या आता था, K अपॉन BNA टाइम्स ऑफ फाई, और ये क्या होता था, BNA G, K अपॉन BNA क्या होता था, G। तो बेटा इसी को मैंने लिखा है I को, अभी ये हम अब ये फॉर्मूला लिख लिया मैंने I का, यही वाला, ठीक। अब मुझे क्या निकालना है, करंट सेंसिटिविटी निकालनी है। तो करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, फाई अपॉन I, अरे फाई अपॉन I है, तो फाई ये रहा, I ये रहा, अब इसको इधर ले आऊं तो क्या बचेगा, अरे बीना को इधर ले आओ, BNA को इधर ले आओ, और K को इधर ले आओ, और I को नीचे ले आओ, ये बचा फाई अपॉन I। और फाई अपॉन I क्या है, करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी, गॉट इट। और ये क्या है, BNA अपॉन K क्या है, G की वैल्यू K अपॉन BNA, तो अरे रेसिप्रोकल है ना, तो इसका मतलब ये 1 अपॉन G किसके बराबर, करंट सेंसिटिविटी के दो फॉर्मूले आए,
करंट सेंसिटिविटी के दो फॉर्मूले आए, तो ऐसी बेटा इसको लिख लिया मैंने, करंट सेंसिटिविटी बी एन अपॉन के एंड 1/G। गॉट इट, गॉट इट। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है? डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या हो गया? ये हो गया। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब इसका ये G क्या होता है? ये क्या होता है? K अपॉन बी एन। G क्या होता है? G क्या है? ओ जी, लो जी, सुनो जी, G है। G क्या होता है? G गैल्वेनोमीटर होता है। तो वो बनाया था, वो क्या था फिगर उसका? G क्या है? वो वाला मम्मी जी, पापा जी, सुनो जी, वनो जी वाला नहीं। G क्या होता है? गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। बहुत बढ़िया। चलो अब V की वैल्यू निकालते हैं। V वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है भाई संदीप? वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है? अब अभिन, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज अक्रॉस दी गैल्वेनोमीटर। अच्छा ये बताओ, फाई अपॉन वोल्टेज क्या होता है? ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू I टाइम्स ऑफ दी R। ये वोल्टेज किसके अक्रॉस है? अक्रॉस दी एंड्स ऑफ दी गैल्वेनोमीटर। तो वोल्टेज मतलब करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, R मतलब रेजिस्टेंस ऑफ दी गैल्वेनोमीटर। गॉट इट? अरे गॉट इट। ये क्या चीज है? फाई अपॉन आई। फाई अपॉन आई क्या है? करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी अपॉन RG। करंट सेंसिटिविटी अपॉन RG। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का एक फॉर्मूला आ गया, करंट सेंसिटिविटी अपॉन RG। ये लिख दिया। ठीक है, एक और फॉर्मूला आएगा, एक और फॉर्मूला आएगा। ये कहाँ लिख दिया मैंने? ये। ठीक है, एक फॉर्मूला तो ये हो गया। ठीक है भाई आरुष, ठीक है। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल्स टू करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेजिस्टेंस। किसका रेजिस्टेंस? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। बहुत बढ़िया। क्या पीछे क्या देख रहा है? पीछे क्या देख रहा है? फाई क्या? वोल्टेज क्या है? वोल्टेज क्या है? I अपॉन RG। RG क्या है? हाँ भाई, रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। I क्या? I क्या है? करंट। करंट का फॉर्मूला क्या है? ये रहा। तो करंट का फॉर्मूला यहां पुट कर दूं? कर दूं? तो फाई अपॉन आई की वैल्यू क्या है? K अपॉन बी एन ए टाइम्स ऑफ RG। गॉट इट? आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। क्यों नहीं आएगा? फाई आएगा। फाई से फाई कट गया, बिल्कुल काट दूं? ले काट दूं? तू कह रहा है वजना काटा है, तू नहीं कहता तो नहीं काटता। ठीक है, फाई से फाई कट गया। तो बी एन ए क्या हो गया? बी एन ए नीचे क्या बचा? के आर जी। दैट इज दी अनदर फॉर्मूला ऑफ वोल्टेज सेंसिटिविटी। ये क्या है? बी एन ए अपॉन के क्या है? बी एन ए अपॉन के क्या है? 1/G। उल्टा है ना, रेसिप्रोकल। तो 1/G और RG। गॉट इट? तो एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया, और एक फॉर्मूला क्या आया था? करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय दी RG। याद है? भूल गए? तो ये यही सॉल्व करके सब चीजें यही आ गई। और ऊपर नीचे करा जाए, ये आ गया। ठीक, एक फॉर्मूला ये आ गया, ये लिख दिया था। एक फॉर्मूला ये आ गया, ये लिख दिया। एक फॉर्मूला ये आया, ये लिख दिया। और ये मेन फॉर्मूला है। ठीक है, ठीक है। चले आगे, चले आगे। बहुत बढ़िया। ये PDF मिल जाएगी तुम्हें। तुम्हें सिर्फ यहाँ पर बैठ के याद करने की कोशिश करनी है, हाथ की याद, हाथ की याद करने की कोशिश करनी है। करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या था? करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या था?
है 5/I, ये तो मेन फॉर्मूला है। और एक और था, अरे 5/I यहां से नहीं दिख रहा तुम्हें। 5/I किसके बराबर हो जाएगा? BNA/K के। और BN/K क्या है? ठीक है, अरे ठीक है, ये रहा यार, ये रहा BNA/K 1/G। गॉट इट? याद करो, क्लास में याद करने की कोशिश करो। ठीक है आरुष, पक्की? चलें आगे। वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या आया था? वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? 5/V और 1/GRG। बहुत बढ़िया। और IS/RG। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और BNA/, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बनी यार, शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, याद करने की कोशिश करो। अबे ठीक है, ये लिखा हुआ है नीचे, यही लिखा है। ये कुछ पहले लिख दिया, ये बाद में लिख दिया, ये बाद में। ठीक है, चलो अब एक चीज बताएं। अब हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी को अफेक्ट करते हैं। कितने टाइप की सेंसिटिविटी होती है? कौन कौन सी? हाँ, वोल्टेज। शाबाश, ठीक है, बाल बना ले। ठीक है आरुष, चलो तो अगर गौर से देखूं इस फॉर्मूले को, ये क्या है? IS क्या है? IS क्या है? करंट सेंसिटिविटी। और VS क्या है? वोल्टेज। मतलब ये देखो गौर से, ओम्स लॉ भी लग सा रहा है, याद करने का तरीका। VS नहीं लग रहा, सॉरी, रेसिप्रोकल, आई एम सॉरी। ठीक है, IR होता है। ठीक है, IS क्या है? VS क्या है? मतलब एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। अगर मैं IS जिन फैक्टरों पे डिपेंड कर रहा है, उन फैक्टरों पे VS भी करेगा। सही बात है कि नहीं? IS जिन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, उन फैक्टर पे VS भी डिपेंड करेगा, क्योंकि फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कौन कौन से फैक्टर पर सेंसिटिविटी डिपेंड करती है। तो मैं करंट सेंसिटिविटी के फैक्टर्स निकाल लेता हूं, वही फैक्टर्स वोल्टेज सेंसिटिविटी के हो जाएंगे। ठीक है अनुष्का? तो फॉर्मूला क्या है? पीछे कर पैर, सामने देख इधर। करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला ये वाला देख लिया मैंने, BNA/K। यहां से देखेंगे तो करंट सेंसिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B। करंट सेंसिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली डायरेक्टली है? डायरेक्टली है, पूछ रहा है, बता रहा है। अरे करंट सेंसिटिविटी, चलो पहले नंबर ऑफ टर्न्स की बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स लिखा हुआ है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। तो जितने ज्यादा टर्न्स हो जाएंगे उतनी ज्यादा हो जाएगी करंट सेंसिटिविटी। ए क्या है? किसका एरिया? एरिया ऑफ दी कॉइल। जितना ज्यादा एरिया उतने ज्यादा करंट सेंसिटिविटी। लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाए चलेगा, मैं लपेट चलेगा, उससे क्या होगा? लेंथ ऑफ दी बढ़ गई वायर की। अरे वायर की लेंथ बढ़ गई, वायर की लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर बढ़ गया। अरे बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर? रेजिस्टेंस क्या होता है? L/A। लेंथ बढ़ गई तो रेजिस्टेंस भी बढ़ गया। तो बेटा नंबर ऑफ टर्न्स में एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। क्यों नहीं बढ़ा सकता? क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा गैल्वेनोमीटर का। आ रही बात समझ में? सेंसिटिविटी अच्छी चीज है एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि अगर छोटा माइक्रो एम्पियर का भी करंट जा रहा है वो भी आपका गैल्वेनोमीटर बता देगा। बढ़िया चीज है, तो अच्छी चीज है सेंसिटिविटी।
ठीक है, ओवर सेंसिटिविटी बेकार चीज है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। क्यों? क्यों? क्या बढ़ जाएगा? रेजिस्टेंस क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि लेंथ बढ़ जाएगी तार की लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अच्छा, एरिया ऑफ कॉइल ले ली मोटी, बहुत चौड़ी सी कॉइल, इतनी बड़ी कॉइल ले ली, इतनी बड़ी कॉइल ले ली, बहुत अच्छी बात है। जितना एरिया उतनी ज्यादा सेंसिटिविटी। इस इतनी बड़ी कॉइल ले ली, इतनी बड़ी कॉइल लेने से होगा क्या? गैल्वेनोमीटर का साइज बढ़ गया ना। अरे गैल्वेनोमीटर का साइज बढ़ गया ना, तो इसका मतलब गैल्वेनोमीटर कैसा हो गया? बल्कि हो गया। तो एरिया को भी हम एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स और एरिया को पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ा। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड के क्या? करंट सेंसिटिविटी। तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा सकते हैं हम। कैसे बढ़ा सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड? जो हमारी मैग्नेट्स थी हमें स्ट्रॉन्ग ले लेंगे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ले लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। गॉट इट? दूसरा, ये के क्या होता है भाई? के क्या होता है? के क्या होता है? तू तुझसे पूछिए के क्या होता है? अनुष्का, के क्या होता है? के क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट। वेरी गुड। के होता है क्या? स्प्रिंग कांस्टेंट। तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए के कैसा होना चाहिए? कम की ज्यादा? कम। के कम होना चाहिए तो करंट सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। तो हम स्प्रिंग जो थी हमारी, वो कौन से मटेरियल की लेंगे? ऐसे मटेरियल के लिए लेंगे जिसका के कम होगा, जिसका के कम होगा। कौन से मटेरियल होते हैं वो? हाईली इलास्टिक मटेरियल। हाईली इलास्टिक मटेरियल होंगे, उनका के की वैल्यू कम होती है। तो इस वजह से हम जो बनाते हैं वो फॉस्फर ब्रॉन्ज एंड क्वार्ट्ज, ये मटेरियल है। ये दो मटेरियल है, इन मटेरियल की के की वैल्यू कैसी होती है? लो होती है, लो। इससे लो होने से क्या फायदा है? करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। इस वजह से ये मटेरियल यूज करते हैं स्प्रिंग के। स्प्रिंग का मटेरियल क्या होता है? फॉस्फोर ब्रॉन्ज एंड क्वार्ट्ज। क्यों स्प्रिंग का मटेरियल हम ये यूज क्यों करते हैं? क्योंकि उनके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कम होती है। इससे क्या होता है? करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। एक और कारण है कि दीज आर दी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होने से क्या हो गया? करंट कहां से फ्लो, ऊपर नीचे किया जाए, यहां से देखो, डिले आ रहा है यहां। देखो बेटा, यहां से करंट आएगा, स्प्रिंग में होता हुआ, कॉइल में होता हुआ, दोबारा से स्प्रिंग में होता हुआ निकल जाएगा। तो करंट कहां जा रहा है? कॉइल में भी जा रहा है। तो कॉइल को क्या होना पड़ेगा? गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर। स्प्रिंग को कैसा होना पड़ेगा? गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, गुड कंडक्टर। और ये मटेरियल कैसे हैं? गुड कंडक्टर हैं। और क्या खास बात है इस मटेरियल की? ये हाईली इलास्टिक मटेरियल है। हाईली इलास्टिक मटेरियल होने से क्या हो गया? के की वैल्यू कम हो गई। के की वैल्यू कम होने से क्या हो गया? करंट सेंसिटिविटी बढ़ गई। गॉट इट? ठीक है। तो यही बातें लिखी हुई हैं इस पीडीएफ में, लिखी हुई हैं यही बातें। तो करंट सेंसिटिविटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे? पहला है नंबर ऑफ टर्न्स, जितने ज़्यादा टर्न्स उतने ज़्यादा करंट सेंसिटिविटी, लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते टर्न्स को। क्यों? बढ़ जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। कहाँ आ रहा है?
रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। जितना ज़्यादा एरिया, लेकिन एरिया पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। क्यों नहीं बढ़ा सकते? 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 गैल्वेनोमीटर बल्कि हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर का साइज बढ़ेगा, बल्कि हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड, जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज़्यादा करंट सेंसिटिविटी। मैग्नेटिक फील्ड को कैसे ज़्यादा करूँ? हाँ, मैं बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स लेने की वजह से। ठीक है, नींद भाग गई। ये था मारने पर्पस। के क्या होता है? इन स्प्रिंग कांस्टेंट, जितना कम उतनी ज़्यादा। तो कौन सा मटेरियल लूँ के लिए? के लो के लिए कौन सा मटेरियल लिया जाए? और क्वार्ट्ज। उसको क्यों लिया है? इन्हीं मटेरियल क्यों लिया है? फॉस्फर, ब्रॉन्ज और क्वार्ट्ज। हाई इलास्टिक मटेरियल लेने चाहिए। उससे क्या होगा? के की वैल्यू कम होती है। तो ये सब वैल्यू बातें लिखी हुई हैं। तो ये क्वेश्चन आ गया कि फॉस्फोर ब्रॉन्ज को ही क्यों बनाते हैं? स्प्रिंग फॉस्फोरस ब्रॉन्ज की क्यों बनी होती है? क्योंकि ये हाईली इलास्टिक मटेरियल हैं और इस वजह से इनका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो कैसा होता है? स्मॉल होता है। दूसरी बात, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तीसरी बात, ये नॉन मैग्नेटिक है। नॉन मैग्नेटिक होने की वजह से क्या हो गया? नॉन मैग्नेटिक होने की वजह से क्या होता है? यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है रेडियल, अगर ये मैग्नेटिक हो गई, ये मैग्नेटिक हो गई, तो ये अपनी कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। अरे ये मैग्नेटिक हो गई अगर स्प्रिंग, तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। तो यहाँ पर ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो ये एक दूसरे से क्या करेंगी? इंटरफेयर कर जाएंगी और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर नहीं बचेगी। समझ में आई? समझ में आई? समझ में आई? तो वाई फॉस्फर ब्रॉन्ज इज यूज्ड इन मेकिंग स्प्रिंग्स ऑफ द गैल्वेनोमीटर? वाई फॉस्फर ब्रॉन्ज इज यूज्ड इन मेकिंग स्प्रिंग्स ऑफ द गैल्वेनोमीटर? सर क्योंकि हाँ, उनका के की वैल्यू कम होती है। हाँ। और हाई इलास्टिक मटेरियल लेना होता है। और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। हाँ, नहीं लिखा। और नॉन मैग्नेटिक लेना। नॉन मैग्नेटिक, वेरी गुड, शाबाश। तो 3 पॉइंट होते हैं भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है अनुष्का? ठीक है। अच्छा, एक चीज, एक क्वेश्चन का आंसर है ये क्वेश्चन देखेंगे। इज इट नेसेसरी दैट द वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी? फॉर्मूला क्या है? ये रहा। ये कह रहा है कि क्या करंट सेंसिटिविटी बढ़ाऊंगा तो वोल्टेज सेंसिटिविटी हमेशा बढ़ेगी? क्या करंट सेंसिटिविटी बढ़ाऊंगा तो वोल्टेज सेंसिटिविटी हमेशा बढ़ेगी? यस और नो? यस और नो? आरुष, क्यों? क्यों? क्योंकि मैंने आंसर देख लिया था। क्यों? नीचे कुछ एक चीज और है, रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। देखेंगे, इसका आंसर नो है। पूछो क्यों? देखो बेटा, अगर मैंने करंट सेंसिटिविटी बढ़ाई नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के, अगर मैंने करंट सेंसिटिविटी को नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के बढ़ाई तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ गए। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ने की वजह से क्या होगा? रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो अगर इस फॉर्मूले से देखूं, करंट सेंसिटिविटी तो बढ़ गई लेकिन रेजिस्टेंस भी खूब बढ़ गया। इसका मतलब वोल्टेज सेंसिटिविटी घट भी सकती है। वोल्टेज सेंसिटिविटी घट भी सकती है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी। समझ गया? समझ गया? अरे समझ गए सब? इसका आंसर यही लिखा है, नो, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑलवेज इंक्रीज, बिकॉज ऑन इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड by large amount which may decrease the voltage sensitivity. Got it? Clear? Clear? एक सवाल है ये,
इसको ट्राई करेंगे अभी रफ में। इस क्वेश्चन को पढ़ो और ट्राई करो, 2 मिनट दे रहा हूं, रफ कॉपी में ट्राई करेंगे। हाँ भाई, आया आंसर किसी का? क्वेश्चन पढ़ दूं एक बार, ऊपर कर दूं? स्पॉट आ रहा है अब, ठीक है? पढ़, समझा दूं एक बार? ओ, आंसर दिख गया। करूं मैं? क्वेश्चन समझा देता हूँ एक बार, क्वेश्चन समझा देता हूँ। करंट सेंसिटिविटी ऑफ द वोल्टेज ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इज इंक्रीज बाय 50%। करंट सेंसिटिविटी बढ़ गई, ठीक है? करंट सेंसिटिविटी अरे बात में मत, क्या कर रहा है? करंट सेंसिटिविटी 50% बढ़ गई, 50% करंट सेंसिटिविटी बढ़ गई। करंट सेंस उससे हुआ क्या? करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने के चक्कर में रेजिस्टेंस भी बढ़ गया। रेजिस्टेंस कितना हो गया? डबल हो गया, ठीक है भाई, रेजिस्टेंस डबल हो गया। कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन वोल्टेज सेंसिटिविटी। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला पता है? हाँ, बहुत बढ़िया। तो आपको परसेंटेज चेंज इन वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालना है। करंट सेंसिटिविटी 50% हो गई है, रेजिस्टेंस डबल हो गया है। वन गलत है। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला मालूम है, बता रहे हैं। परसेंटेज चेंज इन वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालना है, तो फाइनल वोल्टेज सेंसिटिविटी फाइनल मतलब 2 बोल देता हूँ, 2 माइनस वोल्टेज सेंसिटिविटी 1 डिवाइडेड बाय इनिशियल इनटू 100। दिस इज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आएगा, ठीक? लगाओ। है गलत है। डोंट बी रूड, डोंट बी रूड मिस्टर आरुष। किसी कोई कर रहा है, मैं करूं? चलो देखते हैं। बढ़ेगा घटेगा? बढ़ रहा है, इज द रॉन्ग। 25% इज द राइट आंसर, बट घटेगा। आ गया? चलो देखते हैं, घटेगा बटेगा, बढ़ेगा घटेगा, प्लस माइनस। माइनस है तो घटेगा ना। हाँ, तो माइनस का मतलब घटेगा ना। याद ही नहीं है, तुम देखेंगे कैसे किया है इन लोगों ने, कैसे किया है। लेट्स सी, देखते हैं। लाइट नहीं है, आ रहा है इसमें?
तो वोल्टेज तो ये निकालनी है परसेंटेज चेंज इन वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है भाई। तो फाइनल पता चल जाए और इनिशियल पता चल जाए तो मजा आ जाए, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या हो गया मेरा, रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर क्या हो गया है, डबल हो गया है। तो जो शुरुआत में था उसके डबल हो गया है। और करंट सेंसिटिविटी कितनी हो गई, 50% बढ़ गई है। तो मतलब शुरू में कितनी थी, इतनी थी, प्लस बढ़ गई है कितनी, 50% बढ़ गई है, 50% बढ़ गई है करंट सेंसिटिविटी। तो ये कितना हो गया भाई, 1/2। तो बेटा करंट सेंसिटिविटी फाइनल कितनी हो गई, 1/2 + 1 यानी कि 3/2 ऑफ द करंट सेंसिटिविटी, ठीक है, ठीक है। तो फाइनल वोल्टेज अच्छा कौन सा फॉर्मूला लगाओ वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालने के लिए, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, ये वाला लगा दो। क्यों ये वाला क्यों लगा दो, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस और करंट सेंसिटिविटी है। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय, तो फाइनल कितनी होगी, फाइनल डिवाइड बाय फाइनल रेजिस्टेंस। फाइनल करंट सेंसिटिविटी कितनी, 3/2 टाइम्स ऑफ द इनिशियल करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय फाइनल रेजिस्टेंस कितना, 2 टाइम्स ऑफ द इनिशियल रेजिस्टेंस। गॉट इट। तो ये कितना आ गया, 3/4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय इनिशियल रेजिस्टेंस, एंड दैट इज नोन एज द इनिशियल वोल्टेज सेंसिटिविटी। इसको यहाँ पुट कर दे रहा हूँ, इसको यहाँ पुट कर दे रहा हूँ, VS2 को यहाँ पुट कर दूंगा। तो 3/4 VS1 माइनस VS1 डिवाइडेड बाय VS1 इंटू 100। तो 3/4 माइनस 1 VS तो कट जाएगा, तो 3/4 माइनस 1 तो कितना होगा, माइनस का 1/4 इंटू 100, दैट इज इक्वल्स टू -25%। इम्प्लाइज दैट नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स द वोल्टेज सेंसिटिविटी, VS डिक्रीजेज, ठीक है भाई, गॉट इट। इसका सॉल्यूशन मैंने PDF में दे रखा है, तो आपको नोट भी करने की ज़रूरत नहीं है, इसका सॉल्यूशन PDF में है, ठीक है भाई। चलिए, तो यहाँ तक की बात हो गई ख़त्म। अब बात करते हैं अमीटर की, थोड़ा सा है ये अमीटर, बस अभी कराऊंगा, लास्ट है, ये ख़त्म हो जाएगा, कल से नया चीज़ स्टार्ट करेंगे। अरे 2 मिनट में ख़त्म हो रहा है। अमीटर क्या होता है, चलो इसे कल कर लेंगे। चलो इसे अमीटर को कल करते हैं, कल ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, कल से शायद नया स्टेप स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।